नमस्कार। एग्जाम प्लस में आपका स्वागत है। आज का जो विषय है ना, वो बेहद खास है। बिल्कुल। अगर हम हिंदी व्याकरण की बात करें तो मतलब एक विषय ऐसा है जो बिल्कुल गणित की तरह सटीक, तार्किक और काफी स्कोरिंग है, और वो है संधि। आज के सत्र का जो प्रारूप होगा वह एक विशेष क्विज फॉर्मेट में होगा। शुरू करते हैं संधि के मूल सिद्धांतों से। प्रश्न संख्या 1, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? विकल्प है क अलगाव, ख मेल या जोड़, ग विशेषण, घ विग्रह। सोचिए, सही उत्तर है ख मेल या जोड़। और इसका कारण बहुत सीधा है। व्याकरण में जब दो वर्णों के अत्यंत निकट आने पर उनके परस्पर मेल से जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे ही संधि कहते हैं। मतलब केवल दो शब्दों को पास रख देना ही काफी नहीं। बिल्कुल नहीं, बदलाव होना जरूरी है। बढ़िया। अब चलते हैं अगले नियम की ओर। प्रश्न संख्या 2, जब दो वर्णों के स्थान पर कोई तीसरा वर्ण आ जाता है तो उसे संधि का कौन सा नियम कहते हैं? क आगम, ख लोप, ग आदेश, घ प्रकृति भाव। सोचिए, सही उत्तर है ग आदेश। नोट्स का हवाला देते हुए बताऊं तो आदेश का अर्थ ही है दो की जगह तीसरे का आ जाना, जैसे नर और ईश का जोड़ जो मिलकर नरेश बनता है, जहां अ और ई मिलकर ए बन गए। यह तो कुछ ऐसा हुआ जैसे दो पुरानी इमारतों को गिराकर उनकी जगह एक नई इमारत खड़ी कर दी जाए। एकदम सटीक उदाहरण है ये। चलिए, प्रश्न संख्या 3, वी प्लस छेद बराबर विच्छेद में संधि का कौन सा आधार प्रयुक्त हुआ है? क आगम, ख लोप, ग प्रकृति भाव, घ आगम। सोचिए, सही उत्तर है घ आगम। ये नियम किसी जादू जैसा लगता है। आगम का रोचक अर्थ है किसी नए वर्ण का अचानक बीच में आ जाना। यहाँ वी और छेद के बीच च का आगम हुआ है, जो उच्चारण को सुगम बनाता है। अब अगर कोई आ सकता है तो जाहिर है कोई जा भी सकता है। प्रश्न संख्या 4, युवन प्लस राज बराबर युवराज में किस नियम के तहत न का लोप हुआ है? क आदेश, ख लोप, ग आगम, घ विसर्ग। सोचिए, सही उत्तर है ख लोप। यहाँ नाम से ही पता चल रहा है, संधि होने पर एक वर्ण पूरी तरह से गायब हो जाता है। जैसे युवन का अंतिम न लुप्त हो गया। अक्सर परीक्षार्थी सोचते हैं कि ये शब्द अशुद्ध तो नहीं, लेकिन व्याकरण के अनुसार युवराज ही शुद्ध है। चलिए, अब नोट्स के उस हिस्से में प्रवेश करते हैं जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं, स्वर संधि। प्रश्न संख्या 5, भानु प्लस उदय बराबर भानुदय, जहां उ और उ मिलकर उ बन रहे हैं, यह किस संधि का उदाहरण है? क गुण संधि, ख वृद्धि संधि, ग दीर्घ संधि, घ यौन संधि। सोचिए, सही उत्तर है ग दीर्घ संधि। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। समान स्वरों के मिलने पर उनके दीर्घ यानी बड़े हो जाने का यह नियम है। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन गए। अगला प्रश्न उच्चारण के नजरिए से बहुत खास है। प्रश्न संख्या 6, महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि में कौन सी संधि है? क गुण संधि, ख अयादि संधि, ग दीर्घ संधि, घ वृद्धि संधि। सोचिए, सही उत्तर है क गुण संधि। यहाँ गुण संधि का बहुत ही शानदार नियम लागू होता है। जब आ के बाद री आता है तो दोनों मिलकर अर बन जाते हैं। इसीलिए महर्षि बोलते समय वह अर की ध्वनि साफ सुनाई देती है। उस ध्वनि को पकड़ना ही असली ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, वन प्लस औषध बराबर वनौषध में संधि विच्छेद का सही नियम क्या है? क अ प्लस ओ बराबर ओ, ख अ प्लस औ बराबर औ, ग आ प्लस ओ बराबर औ, घ अ प्लस ए बराबर ए। सोचिए, सही उत्तर है ख अ प्लस औ बराबर औ। यह वृद्धि संधि का बहुत ही मानक उदाहरण है। वृद्धि का मतलब ही है बढ़ोतरी। यहाँ अ और अ मिलकर अपने सबसे बड़े रूप यानी अ में बदल जाते हैं। मुखर रूप धारण कर लेते हैं। अब अगला नियम, प्रश्न संख्या 8, यण संधि के अनुसार ई या ई के बाद असमान स्वर मिलने पर ई या ई किस में बदल जाता है? क व, ख र, ग य, घ अय। सोचिए, सही उत्तर है ग य।
यण संधि प्रतियोगी परीक्षाओं का सबसे चहेता नियम है। इसे याद रखने का तरीका ये है कि ई या ई का य हो जाता है, ऊ या ऊ का व और री का र, जैसे इति और आदि मिलकर इत्यादि बनते हैं। यह तो बोलने की शारीरिक प्रक्रिया का ही परिणाम लगता है। इसी का व्यावहारिक अनुप्रयोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, प्रति प्लस उत्तर बराबर प्रत्युत्तर में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? क अयादि संधि, ख यण संधि, ग गुण संधि, घ वृद्धि संधि। सोचिए, सही उत्तर है ख यण संधि। बिल्कुल, यहाँ प्रति की छोटी ई और उत्तर का ऊ मिल रहे हैं। नियम के अनुसार ई तुरंत य में बदला और ऊ के साथ जुड़कर यू बन गया, इसीलिए यह प्रत्युत्तर हो जाता है। बहुत ही तार्किक है। स्वर संधि का एक और प्रमुख प्रकार देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, पौ प्लस अन बराबर पावन में संधि का कौन सा प्रकार है? क यण संधि, ख गुण संधि, ग वृद्धि संधि, घ अयादि संधि। सोचिए, सही उत्तर है घ अयादि संधि। अयादि संधि के विशिष्ट नियम के अनुसार जब औ के बाद अ आता है तो वे मिलकर आव बन जाते हैं। इसीलिए पौ और अन जुड़कर पावन जैसा सुरीला शब्द बनाते हैं। तो ये तो हुए सारे नियम जो एक सुरक्षित ढांचा बनाते हैं, लेकिन जहां नियम होते हैं वहां अपवाद भी होते हैं। और परीक्षा बनाने वालों को ये अपवाद बहुत पसंद आते हैं। बिल्कुल, परीक्षा में यही सबसे ज्यादा फंसाते हैं। तो चलिए अपवादों का सामना करते हैं। प्रश्न संख्या 11, अक्ष प्लस ऊहिनी बराबर अक्षौहिणी संधि का अपवाद है। सामान्य नियमानुसार यहाँ ओ होना चाहिए था, पर अ हुआ है। ये किस संधि के अपवाद में आता है? क दीर्घ संधि, ख गुण संधि, ग यण संधि, घ अयादि संधि। सोचिए, सही उत्तर है ख गुण संधि। सामान्य गुण संधि के नियम से अ और ऊ मिलकर ओ होना चाहिए था, लेकिन ऐतिहासिक प्रचलन के कारण यहाँ वृद्धि होकर अ हो गया, इसलिए यह गुण संधि का अपवाद माना जाता है। एक और दिलचस्प अपवाद देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, दंता प्लस ओष्ठ बराबर दंतोष्ठ में कौन सा नियम अपवाद स्वरूप कार्य करता है? क अ प्लस ओ बराबर औ के स्थान पर ओ रहना, ख अ प्लस ओ बराबर आव होना, ग ओ का लोप होना, घ इनमें से कोई नहीं। सोचिए, सही उत्तर है क अ प्लस ओ बराबर औ के स्थान पर ओ रहना। यहाँ वृद्धि संधि के नियम के विरुद्ध जाकर ये अ नहीं बनता, बल्कि अपने मूल ओ रूप में ही सहज रहता है। भाषा का अपना अलग ही मिजाज है। प्रश्न संख्या 13, कुल प्लस अटा बराबर कुलटा में कौन सा विशेष नियम लागू हुआ है? क गुणादेश, ख ह्रस्वीकरण, ग प्रकृति भाव, घ आगम। सोचिए, सही उत्तर है ख ह्रस्वीकरण। यहाँ अ और अ मिलकर दीर्घ आ नहीं हुए, बल्कि छोटे यानी ह्रस्व ही रह गए, इसलिए यह कुलाटा नहीं कुलटा बनता है। यह तो साफ बताता है कि व्याकरण भाषा के पीछे पीछे चलता है। प्रश्न संख्या 14, प्र प्लस एषण बराबर प्रेषण में संधि का कौन सा विशेष रूप है? क यण संधि, ख वृद्धि संधि, ग गुणादेश, घ दीर्घ संधि। सोचिए, सही उत्तर है ग गुणादेश। नियम के अनुसार यहाँ वृद्धि यानी अय होना चाहिए था, लेकिन गुणादेश नियम के कारण ये ए ही रह जाता है और शब्द प्रेषण बनता है। चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम लेकिन उलझाने वाले शब्द से, दिग्गज। जी। इसका संधि विच्छेद होता है दिक् और गज। पहला शब्द खत्म हो रहा है क पर, जो आधा क है, और दूसरा शुरू हो रहा है ग से। लेकिन जब इन दोनों को जोड़ा जाता है तो वो क अचानक से गायब हो जाता है। हाँ, और उसकी जगह एक आधा ग ले लेता है। मतलब क और ग मिलकर ग बन गए। ये तो बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लगता। क ने अपना अस्तित्व क्यों मिटा दिया? देखिए, ये कोई मनमानी नहीं है, बल्कि शरीर की ऊर्जा बचाने का एक बेहद शानदार तरीका है। इसे व्याकरण की भाषा में वर्ग के प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन कहा जाता है। मतलब थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। नियम यह है कि जब क, च, ट, त और प जो अपने अपने वर्ग के पहले और एकदम कठोर वर्ण हैं, उनके बाद कोई सघोष ध्वनि आ जाए तो वो पहला वर्ण
अपने ही परिवार के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। लेकिन यहाँ हमारी स्लाइड पर एक और शब्द है जो इस पूरी थ्योरी को पलट कर रख देता है। शब्द है वांग्मय। वाक प्लस माया। हाँ, यहाँ भी तो क के बाद म आ रहा है जो कि एक व्यंजन ही है। तो आपके पुराने नियम के हिसाब से क को यहाँ भी ग बन जाना चाहिए था और शब्द वाग्मय होना चाहिए था। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ वाक प्लस मय मिलकर वांग्मय बन जाते हैं। क सीधा ण में बदल गया, पहले अक्षर से सीधा छलांग लगाकर 5वें अक्षर पर। ये कौन सा ऑटो करेक्ट है? हाँ, यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि बगल में खड़ा कौन है। अच्छा, देखिए, दिग्गज में क के बगल में ग था जो गले से बोला जाता है, लेकिन वांग्मय में क के बाद म आ रहा है और म एक नासिक्य ध्वनि है। नासिक्य मतलब नाक से निकलने वाली ध्वनि? जी हाँ, नासिक्य मतलब इसे बोलते समय हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती है। नियम ये कहता है कि जब कठोर वर्णों के बाद कोई भी नासिक्य ध्वनि जैसे न या म आ जाए तो वो पहला वर्ण भी नाक से बोला जाने लगेगा। बिल्कुल, वो पहला वर्ण भी अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। क वर्ग का 5वां वर्ण ङ है। अरे वाह! जब गले को पता चलता है कि अगला अक्षर नाक से बोलना है तो वो पहले वाले अक्षर को भी पहले से ही नाक के सुर में ढाल लेता है ताकि बोलने का फ्लो न टूटे। ओहो, मतलब जैसी संगत वैसी रंगत। एकदम सही। अगर बगल में भारी आवाज है तो खुद भारी हो जाओ, और अगर बगल में कोई ऐसा खड़ा है जो नाक से बोलता है तो खुद भी नाक से बोलने लगो। ये तो वाकई इंसानी फितरत है। ये तो हुई रूप बदलने की बात। एक गया और दूसरा आ गया, ये समझ में आता है। लेकिन अब हमारी व्याख्या वाले बॉक्स में जो अगला उदाहरण है वो सच में किसी हॉरर फिल्म के भूत की तरह लगता है। भूत? वो कैसे? क्योंकि कोई नया अक्षर अचानक हवा से टपक पड़ता है। शब्द है अनुच्छेद। अनु और छेद। अनु जो कि एक स्वर यानी ऊ पर खत्म होता है जी, और छेद जो व्यंजन छ से शुरू होता है जी। जब ये दोनों मिलते हैं तो शब्द बनता है अनुच्छेद। अब मेरा सवाल ये है कि ये आधा च मतलब च बीच में कहां से प्रकट हो गया? हाँ, ये अक्सर कंफ्यूज करता है। अनु में कहीं च नहीं था, छेद में कहीं च नहीं था। यहां किसी ने किसी की जगह नहीं ली, बल्कि एक नया ही वर्ण पैदा हो गया। ये क्या जादू है? संस्कृत और हिंदी व्याकरण में इस जादुई प्रक्रिया को आगम कहते हैं। जी, आगम का शाब्दिक अर्थ ही है आना या जुड़ जाना। नियम के अनुसार जब किसी भी छोटे स्वर जैसे अ, ई, ऊ के बाद छ वर्ण आता है तो उन दोनों के बीच में आधा च स्वतः ही आ जाता है। नियम तो ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? हवा में से कोई अक्षर क्यों बनेगा? क्योंकि भाषा एक बहती हुई नदी की तरह है, वो झटके बर्दाश्त नहीं करती। अगर कोई अनु और छेद को बिना रुके एक साथ तेजी से बोलने की कोशिश करे, अनुच्छेद, अनुच्छेद, अनुच्छेद। हाँ, तो ध्यान देने पर पता चलेगा कि ऊ से छ तक जाने में जीभ को 1 मिलीसेकंड का सूक्ष्म ठहराव लेना पड़ता है। अच्छा। और उस ठहराव के दौरान मुंह के अंदर जो हवा का घर्षण या फ्रिक्शन होता है वही च की ध्वनि है। क्या बात करें, मतलब वो च हवा से नहीं टपका, वो हमारे मुंह के अंदर होने वाले घर्षण की प्राकृतिक आवाज है। बिल्कुल, भाषा वैज्ञानिकों ने किसी बंद कमरे में बैठकर ये नियम नहीं बनाया था। हाँ, उन्होंने सिर्फ आम लोगों को बोलते हुए सुना, उस स्वाभाविक ध्वनि को पकड़ा और उसे व्याकरण के नियमों में दर्ज कर दिया। एकदम सही। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है इसे देखने का। अच्छा, आगम में तो एक नया अक्षर आ गया शांति से, लेकिन तब क्या होता है जब दो बहुत ही जिद्दी और ताकतवर अक्षर आमने सामने आ जाए? आप किस शब्द की बात कर रही हैं? जैसे किसी भयानक एक्सीडेंट में दोनों गाड़ियां चकनाचूर हो जाए और कुछ नया ही बन जाए। मैं बात कर रही हूं उद्धार शब्द की। हाँ, उत प्लस हार। ये व्यंजन संधि के सबसे शक्तिशाली और जटिल नियमों में से एक है। यहाँ सच में एक आमने सामने की टक्कर होती है। जब वर्ग के प्रथम वर्ण जैसे यहाँ त है उसके बाद ह आता है तो हालात बदल जाते हैं। ह एक बहुत ही गूंजने वाली, हवा फेंकने वाली ध्वनि है जिसे महाप्राण कहते हैं। तो जब ये कमजोर त इस तूफानी ह से टकराता है तो क्या होता है? त हार मानकर अपने वर्ग के तीसरे वर्ण द में बदल जाता है। अच्छा, ये तो पुराना नियम हो गया। हाँ, लेकिन ह भी वैसा का वैसा नहीं बच पाता। उस भारी टक्कर के प्रभाव से ह उसी वर्ग के चौथे वर्ण ध में बदल जाता है। ओह! तो उत प्लस हार मिलकर बन जाते हैं उद्धार।
दोनों ने एक दूसरे को नष्ट करके एक नया रूप ले लिया। ये तो कमाल है। मतलब ये एक तरफा समझौता नहीं था। त ने कहा कि ठीक है, मैं द बनूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें भी ध बनना पड़ेगा। बिल्कुल। और इसी समझौते का एक और रूप हमें संविधान शब्द में देखने को मिलता है। सम प्लस विधान ना? यहाँ म और व का मेल हो रहा है, लेकिन जुड़ने के बाद म पूरी तरह से गायब होकर बस एक बिंदी यानी अनुस्वार बन जाता है। हाँ, मैं हमेशा सोचती थी कि इतना बड़ा अक्षर सिर्फ एक बिंदी में कैसे सिकुड़ गया। ये गति और प्रवाह का एक और उदाहरण है। नियम यह है कि यदि म के बाद कोई ऐसा वर्ण आ जाए जिसे बोलते समय मुंह खुला रहता है, जैसे य, र, ल, व, तो म हमेशा बिंदी में बदल जाता है। हाँ, देखिए विधान का व बोलते समय मुंह थोड़ा खुला रहता है। अगर हम म बोलने के लिए होंठ बंद करेंगे और फिर तुरंत व बोलने के लिए होंठ खोलेंगे तो बहुत समय लगेगा। बोलने में रुकावट आएगी। इसलिए होंठ बंद करने के बजाय ध्वनि को सीधे नाक के रास्ते ऊपर भेज दिया जाता है, जो वो बिंदी बन जाती है। समय बचाने की क्या निंजा तकनीक है ये। अच्छा, अब तक तो हम उन वर्णों की बात कर रहे थे जो एक दूसरे के बिल्कुल बगल में खड़े थे। हाँ, लेकिन हमारी स्लाइड में एक नियम ऐसा भी है जो किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की तरह काम करता है। लॉन्ग डिस्टेंस? हाँ, आप परिणाम की बात कर रही हैं। हाँ, परि प्लस नाम। यहाँ र और न आपस में टकरा भी नहीं रहे, उनके बीच में ई की मात्रा है, अ का स्वर है, फिर भी न बदलकर अण हो जाता है। क्यों? इसे भाषा का गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी कहना ज्यादा सही होगा। ग्रेविटी? जी, नियम कहता है कि यदि किसी शब्द में री, र या श आता है और उसके काफी बाद ना आता है, भले ही उनके बीच में कुछ स्वर क्यों ना हो, तो भी न खिंचकर ण में बदल जाता है। मतलब र का प्रभाव इतनी दूर तक जाता है? बिल्कुल। परी का रह इतना भारी और प्रभावशाली है कि वह दूर बैठे न पर भी अपना गुरुत्वाकर्षण डालता है और उसे ण बना देता है। गुरुत्वाकर्षण, ये एनोलॉजी विद्यार्थियों को बहुत मदद करेगी। अगली बार जब वे परिणाम या रामायण जैसे शब्द अपनी स्लाइड पर देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये र का गुरुत्वाकर्षण है। एकदम सही। चलिए, तो ये तो हुई ठोस व्यंजनों की बात जो आपस में टकरा रहे हैं, भिड़ रहे हैं। लेकिन हिंदी भाषा में एक ऐसी ध्वनि भी है जो अस्थिर ठोस है ही नहीं। हाँ। वो सिर्फ एक सांस है। आप विसर्ग की बात कर रही हैं। हाँ, विसर्ग, अह की ध्वनि। ये उच्चारण तंत्र के सबसे भीतरी हिस्से से निकलने वाली सिर्फ एक हल्की सी हवा है। और शायद इसीलिए मुझे ये भाषा का सबसे बड़ा गिरगिट लगता है। हमारे एमसीक्यूज में विसर्ग संधि के इतने सारे उदाहरण हैं और हर बार ये एक नए रूप में सामने आता है। कभी ये श बन जाता है, कभी श, कभी र, और कभी तो ये पूरी की पूरी मात्रा में बदल जाता है। कोई विद्यार्थी इसे याद कैसे रखे? देखिए, क्योंकि विसर्ग केवल एक श्वास है, हाँ, इसलिए ये इस बात पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है कि इसे धक्का कहाँ से मिल रहा है। अच्छा, धक्का कहाँ से मिल रहा है? मतलब इसके पहले कौन सा स्वर है और इसके बाद कौन सा व्यंजन आ रहा है। हाँ। जैसे स्लाइड के एक प्रश्न को ही ले लीजिए, निह प्लस च। हाँ, निश्चय। यहाँ विसर्ग के बाद च आया है और विसर्ग आधा श बन गया, शलगम वाला श। बिल्कुल, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि च एक तालव्य ध्वनि है। तालव्य मतलब जो तालु से बोली जाती है। एकदम सही। जब कोई च बोलता है तो जीभ मुंह की छत को यानी तालु को छूती है। अब जब विसर्ग की हवा बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वो उसी तालु पर टकराकर घिसटती है। अच्छा, और वो घर्षण ही श की ध्वनि है। बहुत खूब। तो फिर निष्फल में क्या होता है? ने प्लस फल। यहाँ विसर्ग श बन गया, षटकोण वाला। श क्यों नहीं बना? दोनों तो एक जैसी हवा निकालने वाली ध्वनियां लगती हैं। ये बहुत ही बारीक और सुंदर विज्ञान है। यहाँ विसर्ग से पहले ई का स्वर है ने में और बाद में फ है। जब मुंह ई बोलने के बाद फ बोलने की तैयारी करता है तो जीभ स्वाभाविक रूप से पीछे की तरफ मुड़ जाती है, मूर्धा की ओर। अच्छा, रोल बैक हो जाती है। हाँ, उस मुड़ी हुई जीभ के बीच से जब विसर्ग की हवा निकलती है तो वो श की ध्वनि पैदा करती है। ये पूरा का पूरा उच्चारण स्थान का खेल है। मतलब ये सारा खेल जीभ की जिम्नास्टिक्स का है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हुई हवा निकालने वाली ध्वनियों की बात। लेकिन अगर विसर्ग के बाद कोई कंपन करने वाला वर्ण आ जाए तो क्या होगा? जैसे ने प्लस उपाय। यहाँ तो विसर्ग र बन गया, निरूपाय। हाँ, एक सांस र कैसे बन गई? नियम ये है कि यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, जो कि यहाँ ई है, और बाद में कोई सघोष वर्ण हो जैसे उ, तो अ, वो जो हल्की सी श्वास थी, वह गले के कंपन के कारण र में बदल जाती है।
तो निह प्लस उपाय में विसर्ग र बना और उसमें ऊ की मात्रा लग गई, जिससे वह रू बन गया। एकदम सही पकड़ा आपने। ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला उदाहरण तब सामने आता है जब विसर्ग कोई नया व्यंजन बनने के बजाय पूरी की पूरी मात्रा ही बदल देता है। आप मनोरथ की बात कर रही हैं? हाँ, मना प्लस रथ, यहाँ विसर्ग और स्वर मिलकर ओ बन गए। एक श्वास ओ की मात्रा कैसे बन सकती है? यहाँ असल में दो नियम एक साथ काम कर रहे हैं, एक चेन रिएक्शन की तरह। वो कैसे? विसर्ग से पहले अ है जो ना में छिपा हुआ है और बाद में सघोष व्यंजन र है। इस विशेष स्थिति में वह विसर्ग पहले एक छोटे ऊ में बदलता है। अच्छा। और फिर गुण संधि का पुराना नियम हरकत में आता है। पहले वाला अ और नया बना हुआ ऊ आपस में मिलकर ओ बन जाते हैं। बाप रे, मतलब विसर्ग ने पहले खुद को ऊ में बदला और फिर पीछे वाले अ के साथ मिलकर ओ की मात्रा बना दी। ये तो सच में किसी केमिकल लैब का प्रयोग लग रहा है ना? और फिर एक नियम ऐसा भी है जहाँ विसर्ग अपना काम करके एकदम से गायब ही हो जाता है, जैसे निरोग शब्द में निहि प्लस रोग। जी हाँ, अगर विसर्ग के बाद र आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। लेकिन वो ऐसे ही खाली हाथ नहीं जाता है ना? बिल्कुल नहीं। जाते जाते वो उस खाली जगह को भरने के लिए अपने से पहले वाले छोटे स्वर को खींचकर बड़ा कर देता है। इसलिए नी की छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा में बदल जाती है और शब्द बनता है निरोग। तो अब मेरा सबसे बड़ा सवाल, विसर्ग कभी श हो रहा है, कभी श, कभी र, कभी ओ और कभी गायब होकर मात्रा को खींच रहा है। क्या विसर्ग कभी टिक कर भी बैठता है? हाँ, एक बहुत ही वाजिब सवाल है। और राहत की बात यह है कि हाँ, कभी कभी विसर्ग बिल्कुल कुछ नहीं करता। कोई उदाहरण? हमारी स्लाइड में इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, प्रातः काल। प्रातः प्लस काल। हाँ, प्रातः काल या पयाहपान। यहाँ विसर्ग अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ विसर्ग से पहले अ है और बाद में क या प है। इस स्थिति में मुंह की बनावट को कोई खास एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अच्छा, मतलब फ्लो बना रहता है। हाँ, इसलिए विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है। व्याकरण की भाषा में इसे प्रकृति भाव कहते हैं, यानी अपनी मूल प्रकृति में बने रहना। ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी राहत होगी जो सोच रहे थे कि विसर्ग हमेशा ही धोखा देता है। बिल्कुल। तो अब तक की चर्चा से ये बात पूरी तरह से साबित हो गई कि हिंदी व्याकरण कोई रैंडम चीज नहीं है। ये पूरी तरह से एक कठोर वैज्ञानिक, भौतिक और गणितीय सूत्र पर चलता है। हर बदलाव का एक पक्का कारण है। जब भी नियमों से ऊब जाएं, तो याद रखिएगा कि हर शब्द के पीछे एक कहानी, एक विज्ञान और एक समझौता छिपा है। मिलते हैं अगले बार एक नए विषय और एक नई गहराई के साथ।